नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और सीधा लिए चलते देहरादून, जहां पर तृतीय पर्वतारोहण अभियान का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पहले से जो रहने के स्थान होंगे और बहुत सारे स्थानों पर आपको स्वयं उनको बनाना भी होगा, टेंट इत्यादि को लगाना भी होगा। और ये दुर्गम पर्वतीय रास्ते हैं जहाँ हिमनदों और अत्यंत जो परिस्थितियाँ बहुत विपरीत होती हैं, उन सभी का आपको सामना करना पड़ेगा। परंतु मुझे विश्वास है कि आप सभी न केवल इस अभियान में सफल होंगे, बल्कि इस कठिन ट्रैक पर आने वाले अन्य जो हमारे पर्वतारोही हैं, उनके लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करेंगे। आने वाले समय में उनके लिए भी एक पाथेय का काम आप सबके माध्यम से होगा। आप ये सोचकर अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सभी को इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ और बाबा केदार से, भगवान बद्री विशाल से, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा को सफल करें और आप सकुशल इस यात्रा को पूरा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी इस वर्ष माँ गंगा का मायका, जिसको मुखवा को माँ गंगा का मायका कहते हैं, मुखवा हर्षिल का प्रवास किया था और कई सारे साहसिक खेलों के प्रतिभागियों को स्वयं वहाँ से फ्लैग ऑफ करके रवाना भी किया था। बहुत सारे हमारे विभिन्न विभागों के, विभिन्न हमारे सशस्त्र बलों के जवानों की जो टुकड़ियों को रवाना किया था, तो वो हमारी जो टुकड़ियाँ हैं, वो हमारा जो पहले इनको पहला गांव नहीं कहा जाता था, जो हमारे सीमावर्ती गांव होते थे, उन गांवों को अंतिम गांव कहा जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब माड़ा गांव में आए थे 2022 में, 21 अक्टूबर 2022 को, उन्होंने माड़ा गांव से ही कहा था कि अब ये माड़ा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता है, यह भारत का अंतिम गांव नहीं होगा। ये माड़ा सहित जितने भी ऐसे गांव हैं, वो भारत के अब पहले गांव के नाम से जाने जाएंगे। और चलिए आगे बात करते, जहां पर पाकिस्तान की कायराना हरकत के जवाब में भारतीय सेना का पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबने देखा है। अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि मदरसों में अब छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह फैसला लिया है, जिससे कि बच्चे सेना के पराक्रम की कहानियों से परिचित होंगे। फैसले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी वर्गों से लेकर बच्चों को सेना के शौर्य के बारे में पढ़ना चाहिए, ताकि भारत की शक्ति का देश के नौजवानों को गर्व महसूस हो सके उस पर। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदृष्टि और नेतृत्व के कारण ही भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। नहीं, वो सभी को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। उधर उत्तराखंड में मदरसों का कायाकल्प होने जा रहा है और इसी के साथ अब मदरसों में दौरान एनसीईआरटी के साथ में उत्तराखंड बोर्ड के विषय भी इसमें पढ़ाए जाएंगे। वहीं मदरसों की अगर बात करें तो अब ऑपरेशन सिंदूर का सिलेबस भी इसमें पढ़ाया जाएगा। इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष अब शम्स ने भी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड के 117 मदरसे मॉडर्न मदरसे बनाए जाएंगे, जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने कैसे उन आतंकवादियों को सबक सिखाया, उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 45 की स्पेलिंग राइट।
जो उत्तराखंड के मॉडर्न मदरसे हम बनाने जा रहे हैं, 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के पास हैं, हम मॉडर्न मदरसे बनाने जा रहे हैं और उसमें हमने कहा है कि इस देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ ये सैन्य धाम भी है। तो सैन्य धाम में सेना के शौर्य को न पढ़ाया जाए ये तो मुमकिन ही नहीं है। हम कैसे कैसे लोगों ने धर्म पूछकर अधर्म का काम किया और कैसे मेरी भारतीय सेना ने उन्हें धर्म सिखाया, कैसे उन आतंकवादियों ने जो ना पाकिस्तान से आए थे उनके टेररिस्ट कैंप को, जो नफ़रतों का एक बाज़ार था, उसे कैसे ध्वस्त किया, कैसे मेरी सेना का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा। मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें मदरसों के बच्चों को भी पढ़ानी चाहिए और इसलिए क्योंकि हम मॉडर्न मदरसों में NCERT का सिलेबस पढ़ाने जा रहे हैं और हमारा मानना है कि जल्द से जल्द वो किताबें लिखी जाएं, वो गाथाएं लिखी जाएं जिनको हम अपने बच्चों को पढ़ाकर उनको अपनी भारतीय सेना के शौर्य से और उनके इतिहास से रूबरू करा सकें। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर को मदरसे के सिलेबस में ऐड करने पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी बीजेपी को घेरा है और कहा है कि सेना के शौर्य और साहस का वर्णन होने ये अच्छी बात है, ये प्रेरणा देता है, लेकिन बीजेपी को ये भी बताना पड़ेगा कि अडानी के किस कारोबार की वजह से ट्रंप के दबाव में आकर सीजफायर क्यों किया गया। साथ ही ये भी बताना पड़ेगा कि आतंकियों के ठिकाने को नष्ट करने से पहले पाकिस्तान को सूचना क्यों दी गई। देखिए, अच्छी बात है, सेना के शौर्य साहस का वर्णन होना ये निश्चित ही अच्छा होता है, प्रेरणा देता है, लेकिन साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि अडानी के किस व्यापार की वजह से ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर किया और क्यों किया। और ये भी बताना पड़ेगा कि आक्रमण से पहले जब आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद करने की कवायद शुरू हो रही थी, उससे पहले पाकिस्तान को सूचना क्यों दी गई, क्योंकि ये सब जानते हैं कि वो जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान से फंडेड हैं, पाकिस्तान की सेना के लिए काम कर रहे हैं, तो सेना उनको क्यों मरने के लिए छोड़ती? क्या वो वहाँ बैठे रहे होंगे कि आज रात को आएंगे और हमको गोले मार के जाएंगे? तो ये जो सूचना दी गई भारत के कुछ लोगों के द्वारा, वो क्यों दी गई, इस बात का भी उत्तर देना चाहिए, इसका भी उल्लेखित होना चाहिए। तो वही बीते दिनों सोल में वित्त आयोग ने उत्तराखंड का दौरा किया और उन्होंने राज्य के वित्तीय प्रबंधन की सराहना भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और अन्य सदस्यों के साथ में बैठक में राज्य का पक्ष रखा। उन्होंने राज्य की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियां और साथ ही विकास की आवश्यकता पर विस्तार से रोशनी डाली। वित्त आयोग के सफल दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें ये भी विश्वास है कि आयोग उत्तराखंड की प्रगति और विकास के कार्य करने में हर संभव सहायता करेगा, जिससे कि अधिक से अधिक राज्य को प्रोत्साहन मिलेगा। नहीं, हमने सभी जो राज्य की चुनौतियां हैं, राज्य की संभावनाएं हैं, उन सभी पर विस्तार से बात करी है और फाइनेंस कमीशन के साथ बहुत अच्छा हम लोगों का प्रेजेंटेशन भी रहा, सारी बातें रही, आपस में विचार भी हम लोगों ने साझा किए हैं और हमको पूरा भरोसा है कि ये 16वां फाइनेंस कमीशन हमारे राज्य की प्रगति में, हमारे राज्य की उन्नति में, हमारे राज्य के विकास में अवश्य हमको सहायता करेगा और अधिक से अधिक जो है हमारा प्रोत्साहन करेगा। तो वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों की अगर बात करें तो उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम राशि का पैसा अब जल्द मिलेगा। इसके लिए शासन ने 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने ये जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नगद इनाम राशि को दोगुना कर दिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने यह भी बताया कि अब तक के राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में स्वर्ण, रजत और 7 कांस्य पदक जीतने पर इतनी नगद राशि किसी भी राज्य में नहीं दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या कुल मिलाकर 240 के आसपास है। पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि पिछली बैठक में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, मैंने ये विषय उनके सामने रखा था कि हम लोगों ने अभी तक में जो राष्ट्रीय खेल के हमारे विजेता रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को 25वें पायदान से 7वें पायदान पर लाने का काम किया है, उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया है, उत्तराखंड को देवभूमि से, सैन्य भूमि से खेल भूमि की ओर अग्रसर किया है,
तो अभी तक हम लोग उन खिलाड़ियों को नगद इनाम धनराशि जो आपके द्वारा घोषित की गई थी वो अभी तक उनको प्राप्त नहीं हो पाई है। उसमें अभी तक धनराशि अब बजट प्रबंधन नहीं हो पाया है। ये विषय मैंने उनसे रखा था। मैं आज बहुत धन्यवाद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आज हमारे राष्ट्रीय खेलों में विजेता खिलाड़ियों को आज नगद इनाम धनराशि 15 करोड़ की जो है वो जारी कर दी है। उसका जीओबी विभाग ने जारी कर दिया है। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुबंदु में एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोही ने कहा कि सभी कांग्रेसी राजीव गांधी जी को याद कर रहे हैं। IT क्रांति, पंचायत क्रांति और साथ ही 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार युवाओं को दिया है। इन सब कामों के लिए पूरा देश उन्हें याद करता है और हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और आज सभी हम कांग्रेस जन उनको याद कर रहे हैं। उनके दिखाए गए लक्ष्य मुख्य हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। और देश में अगर IT क्रांति आई है तो राजीव गांधी जी की देन, पंचायतों में जो क्रांति आई वो राजीव जी की देन है। और 18 वर्ष के युवा को जो वोट डालने का हक राजीव जी ने दिया है। इन सभी बिंदुओं को लेके आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं। उनके दिखाए गए कदमों में चलने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और हम चाहेंगे कि जो उन्होंने देश के लिए रहा चुनती उस पर हम लोग चलने का प्रयास करें। उधर देहरादून में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के लिए भी जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठा रहा है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट स्थित आपदा प्रबंधन कक्ष में कॉमन वर्किंग एरिया बनाया गया है ताकि कार्यदायी संस्था, निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग दूसरे विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके आगे की प्रक्रिया पूरी कर सके। वहीं इस रोड की जद में 3000 से अधिक मकान आएंगे और इसी को लेकर कांग्रेस नाराजगी दर्ज करा रही है। इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि वो उन्हें उजड़ने नहीं देंगे और उनको विस्थापित करने का काम भी किया जाएगा। आप पीछे को जाइए ना, 3 बार हम लोग अध्यादेश लाकर मलिन बस्तियों को बचाने का काम कर चुके हैं। हाईकोर्ट के आदेश थे, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश बाद 3 बार अध्यादेश कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी सरकार लाई। हम उनको उजाड़ने नहीं देंगे, हमारा संकल्प है। और हमारा ये भी संकल्प है कि जिन 3000 मकानों को शिफ्ट किया जाना है उनको हम आवासीय व्यवस्था देंगे। ये भी हमारा संकल्प है। तो हम उजाड़ कहाँ रहे हैं, हम तो बचाने का काम कर रहे हैं। तो इसको सही दिशा में सोचा जाना चाहिए। और दूसरा, जो लोग इस पर उंगली उठा रहे हैं उनको ये पूछा जाना चाहिए कि जो आज शहर में जो यातायात की स्थिति हो गई है, जो यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, जो शहर का दम घुट रहा है, क्या उसको उससे बाहर नहीं निकालना चाहिए क्या? उधर हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित माया देवी पार्किंग में गुजरात से आए बस चालकों की पिटाई करते हुए बसों में तोड़फोड़ की गई है। शराबी की अगर बात करें तो आरोपी शराब के नशे में हुड्डंग कर रहे थे और यहां पर विरोध करने पर अपने साथियों को बुलाकर उन पर हमला कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हुंडा एक्ट के तहत नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पार्किंग में लगे कैमरों की फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की धरपकड़ भी अब शुरू कर दी गई है। और आप तोड़फोड़ करते हैं, गुंडागिरी पार्किंग में जो घटना अभी हुई थी उसके संबंध में अभी विस्तृत एसपी सिटी से मेरी संबंध में वार्ता हुई है। एक उनकी गाड़ी के साथ जो आपस में ही जो ड्राइवर्स के बीच में, जो कंडक्टर क्लीनर्स के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसको लेके ये मारपीट आगे बढ़ी थी। अगर कोई भी आपराधिक तत्व इस प्रकार की घटना में सम्मिलित है या रहेगा उसको हम पता लगाएंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अभी तो मैं कहना चाहते पूरा जो हरिद्वार है, हम सनातन से जुड़े, ज़्यादा कह नहीं सकता लेकिन कहना पड़ रहा है मुझे कि हरिद्वार का अब मुझे चोरद्वार दिखने लगा है। उसमें थोड़ा सुधार पानी करे, उससे यहाँ का जो मुख्यमंत्री कोई भी प्रशासन है थोड़ी कार्यवाही अच्छे से करे। और जेब कतरो इतना बड़ा घूमते घाटों पर तो उसका भी पूरी निगरानी अच्छे से रखे। बहुत सा डर है, जो घटना हुई तब से कोई घूमने नहीं गया। ये लोग को परसों जाना था, वो आज चला जाने वाला, हरिद्वार नहीं घूमा, उसने नहीं देखा। डर लगता है, जाने में कई दिक्कत होती है। सब लोग गुंडे लोग हैं, सब हमें मारपीट करने लगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम यहाँ तो रहने वाले हैं ही नहीं। ये सब तो हरिद्वार में तो सब बोलते हैं स्वर्ग है, ऐसा स्वर्ग होता है? ऐसा स्वर्ग तो होता ही नहीं ना कभी। तो जैसे गए ही नहीं, कहीं घूमने ही नहीं गए, इधर ही
खाना ही नहीं पकाया है ना, कहीं जाएंगे, किसी को डर लग रहा है। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर पौड़ी नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में भी बीती रात निराश्रित गौवंश छोड़े जाने पर लोगों में आक्रोश है। बताया ये भी जा रहा है कि नगर निगम श्रीनगर प्रशासन की ओर से निराश्रित गौवंशों को पौड़ी के यहां पर गडोली में छोड़ दिया गया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पालिका के सभासदों ने भी एसडीएम से इस मामले की शिकायत करते हुए मामले की जांच की मांग उठाई है। और साथ ही आपको बता दें कि नगरपालिका पौड़ी के वार्ड नंबर 11 से सभासद गौरव सागर के नेतृत्व में सभासद और स्थानीय लोगों ने एसडीएम अनिल से मुलाकात करके इस पूरे मामले की जानकारी यहाँ देखिए टाइम बॉडी में आगे पालिका के मेंबर ने सूचना दी है और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। इस विषय पे हम लोग इसका परीक्षण कर लेंगे और उनके द्वारा वीडियोग्राफी भी कर रखी है जिसमें उनके गाड़ी के नंबर बता रहे, नंबर प्लेट भी है, तो उसके साथ देख लिया जाएगा आखिर ऐसा क्यों। जब हम जनपद में हर जगह गौशाला निर्माण की हम कार्रवाई कर रहे हैं, हर जगह व्यवस्थाएं की जा रही है, इसके बावजूद यदि नगर निगम के माध्यम से यहाँ भेजा गया है तो बहुत गलत कार्रवाई की गई है। इस संबंध में मेरी नगर निगम के जो हमारे वहाँ जो इंचार्ज हमारे एसडीएम साहब हैं उनको भी मैंने अवगत करा दिया, वो जाके चेक कर लें कि उनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया है। और इसके संबंध में हम यहाँ के जो स्थानीय हमारे इंस्पेक्टर हैं बॉडी के, उनको भी निर्देश करेंगे कि वाकई में ऐसा मामला हुआ है तो वो देख लें, इसमें गंभीरता से लें और ताकि कहीं अन्य क्षेत्र के आवारा पशु इस तरह से जनपद मुख्यालय में न लाएं, इस चीज़ को सुनिश्चित करवा दें। ज्ञापन सौंपा गया जिसमें हमारे द्वारा ये मांग रखी गई कि कल रात्रि को जो अवैध तरीके से रात के 1 से 2 बजे के बीच में श्रीनगर नगर निगम की 2 गाड़ियां आती है, जिसमें एक उनकी यूटिलिटी वैन और एक उनका ट्रक आता है जो अप्लाइड फॉर का नंबर है, और बिल्कुल रात्रि के समय अवैध रूप से दर्जनों आवारा पशुओं को छोड़ा जाता है। तो इसका आज भारी विरोध किया जाता है। किस प्रकार से ये आप रात्रि को आकर ये अवैध तरीके से यहाँ पर पशुओं को छोड़ रहे हैं, पौड़ी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसकी परमिशन इनको और सही इनको दी गई है कि वहाँ के आवारा पशुओं को उठा के यहाँ छोड़ रहे हैं। तो आज पूरी हमारे जो पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र है, जनता में भारी आक्रोश है। और यदि हमारी मांग आज एडीएम साहब से की गई है कि जल्द ये सारे आवारा पशु यहाँ से हटाकर तत्कालीन श्रीनगर न भेजे गए और उन संबंधित कर्मचारी और अधिकारी जिनके द्वारा आदेश दिया गया उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो जल्दी एक पौड़ी को एक उग्राम करने के लिए बाध्य होंगे। और अब खबर देहरादून से, जहां पर राजभवन के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के लिए भी परिवार मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की, उनकी व्यक्तिगत और साथ ही कार्यालय संबंधी समस्याओं की जानकारी ली और उनको समाधान का भरोसा भी दिलाया। आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल हर 6 महीने में परिवार मिलन कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजन सीधे राज्यपाल को अपनी समस्या बता सकते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड जो है अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में लिखा हुआ इस दौरान नजर आएगा, जहां पर भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति जो है वो दे दी है। हालांकि आरटीओ संदीप सैनी के अनुसार कोई भी राज्य इस तरीके की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार केंद्र से ही इसकी मंजूरी दी जा सकती है। अगर आने वाले समय में इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो परिवहन मुख्यालय के जरिए संशोधन किया जाएगा। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था, हमने भी देखा है उसमें, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि हम परिवहन विभाग को इसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसमें कि हिंदी में ऊ और खा लिखा जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये स्टेट का डोमेन नहीं है, ये भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से ही डिसाइड किया जाएगा। तो नियर फ्यूचर हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा लेटर प्राप्त होता है तो हमारे परिवहन विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा अग्रिम कार्रवाई के लिए। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर नानकमता तहसील दिवस में डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने भी हिस्सा लिया और मौके पर मौजूद तमाम फरियादियों की समस्याएं भी उन्होंने सुनी। 41 समस्याओं का पंजीकरण, 18 का निस्तारण किया गया। बाढ़, राशन कार्ड, पेयजल जैसे मुद्दों की शिकायत गंभीरता से सुनी गई। कैलाश नदी तटबंध बनाने को लेकर भी मांग उठी, जिसके बाद डीएम ने सिंचाई खंड के ई को भी यहां पर कार्रवाई के निर्देश दिए। आज हमारी 41 शिकायतें प्राप्त हुई और 41 में 18 शिकायतें मौके पे ही निस्तारित की गई। और इसमें 2 विभाग
हम लोग खुद भी वो हैं, एक बिजली विभाग की काफ़ी शिकायतें हैं जिसमें एसडीएम साहब को स्वयं निर्देशित किया गया है। कल सुबह ये लोग वहाँ पे जाएंगे, यहाँ स्थल पे मौके पे जाकर शिकायतों को दूर करेंगे। दूसरा, बिजली जहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आपकी बिल चेकिंग की शिकायत है तो बिल भी पूरे चेक किए जाएंगे इसमें, और यूपीसीएल को खुद स्वयं भी अवगत कराया जाएगा कि अगर बिल दिक्कत आ रही है। इसके अलावा कई बार यूपीसीएल की स्कीम भी आती हैं जिसमें इंटरेस्ट को माफ़ कर दिया जाता है, तो उनके अंतर्गत भी स्कीम अगर आती है तो उसमें भी पूरी जनता को लाभ दिलाया जाएगा। उधर उप जिलाधिकारी किच्चा कौस्तुभ मिश्रा ने भी तहसील दिवस में जनता की समस्याएं सुनी और इस दौरान उप जिलाधिकारी ने कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। तहसील दिवस में आवासीय पट्टे, बिजली, पेयजल, राशन कार्ड आदि की समस्याएं प्रमुखता से उप जिलाधिकारी के सामने आई और इसमें से अधिकांश जो समस्याएं हैं उनको द्वारा मौके पर ही उनका निस्तारण कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने तहसील दिवस के मौजूद संबंधी विभाग के अधिकारियों को लोगों की समस्याएं समय पर निस्तारित करने के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। इस दौरान तहसीलदार गिरीश चंद्र त्रिपाठी सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। 15 से अधिक शिकायतें आई हैं, जिसमें कुछ शिकायतें राशन से संबंधित हैं और कुछ शिकायतें भूमि पैमाई से संबंधित हैं, कुछ चक्रोट से संबंधित आई थी। राशन के बारे में हमारा डोर टू डोर सत्यापन चल रहा है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से, और प्रत्येक गांव में उसकी तिथि और रोस्टर चयनित किया गया है, जहां पे हम नए राशन कार्डों का चयन भी कर रहे हैं और जो अनुपयुक्त हैं या गलत बने हुए हैं उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई भी चल। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर राज्य सरकार निरंतर पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि को सुलभ और आधुनिक बना रहा है। वहीं इसी कड़ी में जिला अगर उत्तरकाशी की बात करें तो आपको बता दें कि यहां पर अस्तल गांव की 2 महिलाएं अनामिका बड़ोनी और ज्योति राणा को कृषि विभाग ने मिनी ट्रैक्टर उपलब्ध कराया है। राज्य सरकार की इस विशेष योजना के अंतर्गत महिलाओं को पूरे जिले में यहां पर 80% के सब्सिडी पर ये आधुनिक ट्रैक्टर दिए गए हैं, जिन्हें महिलाएं स्वयं सरलता से चला पा रही हैं। और इस पहल से न केवल खेती करना आसान हुआ है, बल्कि अब ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भर की ओर यहां पर बढ़ती हुई तेजी से नजर आ रही हैं। ट्रैक्टर हमको सरकार के द्वारा 80% में मिला है सब्सिडी में। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हम स्वयं इस ट्रैक्टर से हल लगा रहे हैं। ये ट्रैक्टर हमको सरकार के द्वारा 80% में मिला है सब्सिडी में। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हम स्वयं इस ट्रैक्टर से हल लगा रहे हैं। ये ट्रैक्टर हमें सरकार के द्वारा 80% सब्सिडी में मिला है, जिससे हम खुद स्वयं अपने आप इसे हल लगा सकते हैं। और आगे बात करते हैं नैनीताल की, जहां पर 16वें वित्त आयोग की टीम 2 दिवसीय भ्रमण पर भीमताल के ग्राम चाफी और अलचोना पहुंची है, जहां पर उन्होंने जनप्रतिनिधि और किसानों से खास बातचीत की और इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों से जुड़े स्टॉल का निरीक्षण किया। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली, जनता से संवाद किया और लोगों ने क्षेत्र की समस्या और डेवलपमेंट के लिए भी किए जाने वाले कार्यों से आयोग की टीम को अवगत कराया। मैं समझता हूँ कि जो ये यहाँ से जो भी यहाँ पर उनको सुझाव मिले हैं, जो भी गाइडलाइन मिली है, उसको सरकार तक देंगे और सरकार उन योजनाओं पर काम करेगी। और निश्चित रूप से पहाड़ में जो 16 वित्त में परेशानी है, जिस प्रकार से हमारा टाइट फंड अनटाइट फंड का है, हमारा 60% टाइट फंड पे खर्च हो जाता है, जिसमें 30% पानी पे, जबकि पानी पे जल जीवन मिशन पे सारा काम हो चुका है। ऐसे में क्या है, पंचायतों के लिए बड़ी दुविधा रहती कि वो बाकी पैसे को कहाँ खर्च करें। तो मेरा एक सुझाव था कि आप कम से कम टाइट फंड को 10% कर दिया जाए और अनटाइट को 90% कर दिया जाए, नंबर 1। दूसरा, पर्यटन स्थल है। हम चाहते हैं कि जो हमें 16 वित्त मिलेगा, उस 16 वित्त को हम कम से कम अपने होटल बना सकें, अपने व्यू पॉइंट बना सकें, कुछ ऐसे परिसंपत्तियों का पुनर्सर्जन कर सकें, उसके लिए मिल जाए। तीसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि जितना हमारे पास यहाँ पर जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है, समय समय पर आपदा आती है, हम चाहते हैं कि 16 वित्त में कुछ व्यवस्था ऐसी हो जो हमें आपदा के लिए पैसा मिले, ताकि जो बहुत कम पैसे से आपदा का मुरम्मत हो सकती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपदा आने पर भी उसको हम पंचायत स्तर पे रोक सकें। आज 16 वित्त आयोग की टीम जो हमारे ग्राम सभा अलचोना में पहुंची, इससे जो है हमारे किसान सभी उत्साहित हैं। विभिन्न प्रकार की जो है समस्याएं हर किसान भाई ने अपनी रखी है, तो उसमें भी मुझे जो है फेंसिंग और जो सोलर लाइट के बारे में कहने का मौका मिला, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, अगर फेंसिंग और सोलर लाइट हर किसान के खेत तक, घर तक पहुंच जाएगी तो जंगली जानवरों से हम निजात पाएंगे और उससे काफी हद तक जो है पहाड़ पर जो पलायन हो रहा है, क्योंकि किसान पूरी मेहनत करता है और उसकी मेहनत को मिनटों में जो है जंगली जानवर चौपट कर देते हैं, तो वह काफी हद तक रुकेगा। इससे जो है किसान को काफी आय में वृद्धि होगी।
चलिए आगे बात करते हैं जहां पर गंगोत्री NH34 की सड़कों का हाल बहुत ही बुरा है। आवाजाही के दौरान लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़कों में गड्ढों के साथ ही सीवर लाइन का भी ढक्कन खुला रहता है, जिसकी वजह से कई बार हाईवे से गुजर रहे लोग एक बड़े हादसे का शिकार यहां हो जाते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि कई बार नगरपालिका के कर्मचारियों को पूरे मामले से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक मौके पर एक भी कर्मचारी समाधान करने के लिए नहीं पहुंचा। चलिए रुक करते बड़ी खबर का, जहां पर राजधानी देहरादून के मौसम का बदला मिजाज और शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश। पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश का पूर्वानुमान। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में भी हो सकती है बारिश। कई इलाकों में चल सकती हैं तेज हवाएं। देहरादून में बदला है मौसम का मिजाज और कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो रही है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, पौड़ी, इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा जहां पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए मौसम धीरे धीरे करवट बदल रहा है और ऐसे में राजधानी देहरादून की बात करें तो कई ऐसे इलाके शहर के जहां पर हल्की बारिश हुई है। साथ ही मौसम विभाग का ये भी कहना है कि तेज हवाएं भी चल सकती हैं और कई ऐसे जिले जिनमें से जहां पर बारिश हो सकती है, पौड़ी उनमें से, बागेश्वर उनमें से, जहां पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो ऐसे में लगातार उत्तराखंड में मौसम बदल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी ये पूर्वानुमान है कि बारिश हो सकती है और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर ठंड भी बढ़ सकती है। तो उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां पर धारचूला आदि कैलाश यात्रा मार्ग मंगलवार को भारी भूस्खलन होने की वजह से बंद हो गया है, जहां पर मार्ग पर बड़ी चट्टानें गिरने से कई घंटों तक यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब साथ ही पुलिस प्रशासन ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में फंसे तीर्थ यात्रियों पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उधर उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में भी कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर तलीगाल गांधी मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रही आशाओं का यह भी कहना है कि वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में काम करने के बाद भी उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया है, जिसको लेकर आशाओं के द्वारा धरना दिया गया। जो देशव्यापी हड़ताल है, इसमें जो सरकार ने 44 श्रम कानून लागू किए हैं, तो इसमें आज ये दशा है जब आज आशाओं के लिए कुछ नहीं है। अगर ये श्रम कानून लागू हो जाएगा तो आशाओं का जो आशाएं हैं, जैसे महिला कामगार आशा जो महिला कामगार है, इनके लिए और भी दिक्कत का सामना होने वाला है। जो सरकार अपने जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके तो भत्ते बढ़ा रही है, उनके लिए तो रोज का आ रहा पेपर में कि आज सांसदों का इतना बढ़ गया, लेकिन आशा जैसी कामगार महिला, आशा आंगनबाड़ी भोजन माता, तीनों महिलाओं सेक्टर में कुछ भी नहीं है। और सरकार कह रही है महिला सशक्तिकरण की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हमने महिलाओं के लिए ये कर रखा है, वो कर रखा है, लेकिन उनका कुछ भी नहीं है। ना ही उनके लिए पेंशन लागू है, ना ही उन महिलाओं के लिए ढंग का वेतनमान है, और ना ही उन महिलाओं के लिए कोई मतलब ऐसी सुविधा है, और रिटायरमेंट पे कोई एक मुश्तना पैसे की कोई व्यवस्था है, कुछ भी नहीं महिलाओं के लिए। और सरकार कह रही है हमने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया कर लिया, लेकिन कुछ 2-4 NGO में जरूर वो पैसा दे रही होंगी, तो हम नहीं कह सकते उसमें भी क्या कर रही क्या नहीं कर रही। लेकिन जो कामगार महिलाएं, जो कामगार जो काम कर रही हैं, उन महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।